हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। अच्छा, इससे पहले 9th में हम लोग ने क्वेश्चन पार्ट 1 हम लोग ने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का। उसमें हम लोग ने ए और बी सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, ए और बी में हमारे पास क्या है? कंडक्टोमेट्रिक और क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड और हीट कैपेसिटी के शॉर्ट नोट्स के बारे में। जल्दी से इन टॉपिक्स को भी हम लोग फिनिश कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 के सी में क्या कह रहा है? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। अच्छा, देखो, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हम लोग ये बात समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से चैप्टर है। ठीक है, यहां से एक बात आपको ध्यान रखने वाली है। अगर आप लोग ने गैल्वेनिक सेल पढ़ा हुआ है तो उसमें कुछ नहीं था, दो इलेक्ट्रोड्स थी जो कि एक्सटर्नल वायर से कनेक्टिव थी और वो एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टिव थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बस खाली उस हाफ सेल को उठाएंगे। एक ये हाफ सेल है ऑक्सीडेशन का, एक ये हाफ सेल है रिडक्शन का। दोनों को मिला करके हमको मिलती है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके जो पार्ट्स हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स के जो क्या कहते हैं हमारे टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सब एक दूसरे से मैचअप करते हैं। अगर आपने सिर्फ दो याद कर लिए, जैसे मान लेते हैं आपने याद कर लिया क्या कहते हैं मेटल मेटल वाला और रेडॉक्स रिएक्शन वाला, तो आपको बाकी के याद करने की जरूरत नहीं, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ आई, यही चीज आपने पढ़ा हुआ था। इसमें क्या था? मेटल की रॉड थी, कौन सी? एनोड की। ये मेटल की रॉड थी, कौन सी? कैथोड की। ठीक है, अच्छा, एनोड की रॉड पॉजिटिव होती है, कैथोड की रॉड नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे जिंक की रॉड है तो यहाँ पे जिंक की रॉड है तो यहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन होगा। ये अगर कॉपर की रॉड है तो ये कॉपर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों हाफ सेल को जो हम स्टडी कर रहे हैं वही हमारा रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स में आएगा। A reversible electrode is an electrode that can undergoes both oxidation and reduction reaction with a negligible potential difference। अब भाई यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज लगाया है वो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ना हो, सिर्फ इसलिए सॉल्ट ब्रिज लगाया, और इसी को हम लोग पूरे क्या कह रहे हैं? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। और जो इसके टाइप्स पढ़ेंगे वो हाफ सेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, in simple terms it readily participate in both losing and electron gaining without significant energy barriers। अब ये लोग ये लोग कह रहा हूँ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई, जाहिर सी बात है ये जिंक की रॉड है और ये रहा सॉल्यूशन Zn2+, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? Zn जो होगा वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन, ये जो Zn2+ है, जाहिर सी बात है कहाँ पे जाएंगे? जाहिर सी बात है क्या कहते हैं, इधर इस सॉल्यूशन होके जाएंगे। यहाँ पे Cu2+ इस सॉल्यूशन होके जाएंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी बैरियर वो कह रहे हैं कि वो लॉस नहीं हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देखो हम लोग शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में उसकी पूरी नॉलेज के फॉर्म में लिखेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट में शो करता है भाई, जाहिर सी बात है ना एनर्जी का लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका है, तभी तो वो रेडॉक्स रिएक्शन वो शो कर रहा है। ठीक है, reversible electrode maintain a dynamic equilibrium between the electrode material and the ions in the surrounding energy barriers। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देते हैं। अच्छा, ये फास्ट रिएक्शन शो करता है। फास्ट रिएक्शन क्यों शो करता है? क्योंकि यहाँ पे आयंस का मूवमेंट भी होता है और यहाँ पे सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के मूवमेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस में जितनी जल्दी टूटेंगे उतनी तेज रिएक्शन करेंगे। इलेक्ट्रॉन भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो भी रिएक्शन पार्टिसिपेट तेज करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन एट रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड अकर्स रेडली मिनिमाइजिंग एनर्जी लूजेस। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, जिसमें हमारे पास है एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, और तीसरा भी हम लोग लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोड। अच्छा, हमारे पास एक और होता है गैस इलेक्ट्रोड। अच्छा, एक बात बताओ, गैस इलेक्ट्रोड क्या, खुद ही सोच के बताना, गैस इलेक्ट्रोड क्या हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की तरह नहीं होगा? अरे वही चीज होगा। अब यहाँ पे अगर मैं Cl गैस ले लूंगा तो हाइड्रोजन की जगह Cl रख दूंगा, बस सब कुछ तो वही रहेगा ना। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ भाई, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, they consist of a metal dipping into a solution containing its own ions। मतलब यहाँ पे जो हम लोग हाफ सेल की बात कर रहे थे, जैसे और मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है कॉपर का इलेक्ट्रोड, तो मतलब कोई भी मेटल आयन का मैं इलेक्ट्रोड ले सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें। ठीक है भाई, मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिडक्शन हाफ सेल, और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और फिर दोनों को मिला देंगे तो हमको मिल जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। तो ठीक है, देखते हैं मेरे पास, और ये उस जिस मेटल का मेरे पास सॉल्यूशन है M+N का, उसी मेटल की रॉड है M की। ठीक है, अच्छा, ये रिडक्शन है तो यहाँ पे जो रॉड है मेरे पास कैथोड की है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है?
क्योंकि मैंने, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बीकर लिया उसमें मतलब मान लेते कॉपर का आपने यूटेंसिल कोई भी बर्तन लिया, उसमें आपने कॉपर की रॉड डाल दी या कॉपर का कुछ भी पार्ट डाल दिया, अब आप सोचो कि करंट फ्लो होने जाए, भाई होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप एक्सटर्नल सोर्स नहीं दोगे तब तक वो करंट स्टार्ट होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया। अब एक और बात ध्यान रखना, जिन बच्चों को नहीं पता है, वाटर में आयन से करंट फ्लो होता है, वायर में इलेक्ट्रॉन की मदद से करंट फ्लो होता है। तो हम लोग के घर में जितनी भी वायर्स लगी हुई हैं, हम लोग के ऑफिस में जितनी भी वायर्स लगी हुई हैं, वो सब क्या है हमारे, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराती हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा चार्ज पार्टिकल होता है जिसकी मदद से बहुत स्पीड से करंट फ्लो होता है। आयंस क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन से तो बड़े ही होते हैं ना, तो वो उतनी तेज वायर में फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो यहां से हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया, अब इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, ये प्लेट निगेटिव हो रही है, तो ये प्लेट कौन सी हो जाएगी, कैथोड की हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब यहां तक क्लियर। अब वाटर में क्या है, Mn प्लस के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, एम प्लस, अब कितना भी लूज कर रहा है वो N है, मतलब मान लेते हैं Ca2 प्लस है, तो Ca मेटल प्लस चार्ज और 2 क्या हो गया, N हो गया। ठीक है। अब क्या होगा भाई, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये मेटल M प्लस आयन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इधर इकट्ठा होने चालू हो जाएंगे, इस पे इकट्ठा चालू होने हो जाएंगे। तो इसका मतलब M प्लस आयन जो है, जो कुछ भी N इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, मेटल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं रिडक्शन ऑफ हाफ सेल। ठीक है। अब चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा मेटल और नॉन, मतलब सॉरी, मेटल आयन के बीच में और मेटल रॉड के बीच में क्या होगा, चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है चार्ज का, और एक डिफरेंस क्रिएट होगा, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कहने का है कि यहां से यहां तक के बीच में एक चार्ज डिफरेंस क्रिएट होगा, और इस चार्ज डिफरेंस से एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको लिखने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म में, भाई ई सेल है हमारा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो ई नॉट पढ़ेंगे। ई नॉट हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, इसके लिए कहलाएगा स्टैंडर्ड, इसका मतलब स्टैंडर्ड का मतलब हो गया जो प्रेशर होगा वो 1 एटीएम होगा। ठीक है। टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस होगा, कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोलर होगा। ठीक है। 25 यानी 298 केल्विन होगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। तो यहां से अगर मैं ई लिखूंगा तो रिडक्शन हो रहा है ना, तो पहले मेरे पास आयन से मेटल में कन्वर्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, तो यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस के थ्रू। सभी को अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट यहां तक नहीं ना। ठीक है। अब अगर मान लो कि मैं उसका बनाऊं, किसका, ऑक्सीडेशन का, तो मेरे पास जैसे एक कंटेनर है, ठीक है, और मैंने इसमें एक रॉड लिया, अब की बार ये रॉड कौन सी है, एनोड की है, एनोड की है, यानी इस पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने जो ऊपर सेल बनाया था वो सेल ऐसे ही तो था, यहाँ पे ध्यान देते, यहाँ पे ध्यान दो, मैंने वायर कनेक्ट किया था, अब इस पे क्या था, निगेटिव निगेटिव था, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव था। इसका मतलब इस वायर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस वायर से यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। इसका मतलब अब इस हाफ सेल की अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या होगा, जो भी मेरे पास एक्सटर्नल सोर्स होगा वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे। समझ आ रहा है ना। और इसमें जो सॉल्यूशन पड़ा होगा वो Mn2 प्लस के फॉर्म में होगा। अरे Mn प्लस ले लेते हैं, 2 प्लस नहीं लेते, मैग्नीज ले लिया था मैंने, कोई बात नहीं। तो Mn M प्लस N के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, ये मेटल की रॉड है, यहाँ से M प्लस N सोल्यूशन हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, मेटल की जो रॉड है उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो कैसे हो रहा होगा, मेटल है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है M प्लस N के फॉर्म में, और प्लस N इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ आए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तुम दोनों को मिला दोगे। अच्छा इसका ई नॉट सेल हम लोग लिख ले, अगर स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो ई नॉट, नॉर्मल की बात करेंगे तो ई। तो अगर मान लेते हैं मैंने ई नॉट का लिख दिया तो क्या हो जाएगा, मेटल से कहां पर जा रहा है, M प्लस N में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इतनी बात क्लियर, चलो ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अच्छा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कह रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पे कह रहा है, अ स्पेशल टाइप यूज्ड एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड
द मोस्ट कॉमन वेरिएंट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड which involve a platinum electrode in contact with H2 gas at 1 atm and a solution with 1 molar H plus ions। नहीं है समझ में? और समझाते हैं। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो है ना वो एक बहुत ही कॉमन वेरिएंट है, यूज्ड मतलब एक प्रोडक्ट है, ठीक है। उसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं एक प्लैटिनम रॉड को, जैसे आप स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखना, उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं प्लैटिनम रॉड को। दूसरा हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं जो कि इसका प्रेशर है 1 atm, ठीक है। फिर तीसरा उसमें जो हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं वो 1 मोलर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ने एक प्लैटिनम ब्लैक फॉयल लगा रखी है और ये हमारी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वायर है। बस इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब इस डायग्राम का थोड़ा सा मतलब समझते हैं, आप पूरा अपने आप लिख लोगे। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से H2 गैस अंदर आती है, ठीक है। यहाँ से अंदर आती है, अंदर आती है, अंदर आती है, अंदर आती है, यहाँ पे फैल जाती है। ये प्लैटिनम बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है क्या, H2 गैस को। प्लैटिनम बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है H2 गैस को, तो यहाँ पे जितनी भी H2 गैस एब्जॉर्ब होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जितनी रेस्ट ऑफ देम बच जाती है वो सारी खाली बुलबुल करके इधर उधर बाहर निकल जाती है। तो इधर से क्या हो जाता है, ऐसे सारी क्या होती है गैस जो होती है बाहर निकलना चालू हो जाती है। अच्छा यहाँ तक है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन। क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर मान रखी है। और यहाँ पे क्या है H प्लस, जिसको हम H प्लस कंसंट्रेशन में जिसमें इजी हो तो हम लोग वही ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये है, इस पूरे प्रोडक्ट से हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, हम लोग ने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हमने पूरा 0 मान लिया। जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सही हो या ना हो, मान लेते हैं मेरे पास NaCl का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है +x या -x। अब ये जो +x -x हमने डिफाइन किया है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, कि हाइड्रोजन हाँ हमारे पास क्या डायरेक्ट खाली x यानी 0 है बस। उसके ऊपर जितने भी हैं, उसके नीचे जितने भी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज बताई गई हैं कि हाँ तुम्हारा 2.3 है, हाँ तुम्हारा 1.86 है, हाँ तुम्हारा 1.75 है, ये हाइड्रोजन का 0 है, उससे ऊपर वाला तुम्हारा, उससे नीचे वाला तुम्हारा। समझ गए, ये इसके रिस्पेक्ट में इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिफाइन किया गया था, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं शी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एनोड की लिए बात करेंगे तो एनोड में फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना। तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो H प्लस बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 2 हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इस तरह, यानी H2 से कहां जा रहा है H2 प्लस में। H2 क्या है, एटीएम का है, तो यहाँ पे ध्यान देते देखो H2 इस तरह इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। प्लैटिनम वायर से में H2 था तो ठीक है, ये रहा H2 एट 1 एटीएम, ठीक है। H प्लस कहाँ होगा, एक्वस कंसंट्रेशन में, तो एक्वस कंसंट्रेशन में, बस इस तरह हम लोग ने लिख दिया। आगे ध्यान दे, अब अगर इसी को कैथोड में लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या गेन कर रहा होगा, मतलब क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा +2 इलेक्ट्रॉन, गिव्स आउट H2, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह अब H प्लस एक्वस से जा रहा होगा, तो वो कहां से कहां जा रहा होगा, वो जा रहा होगा प्लैटिनम के H2 में और 1 एटीएम में। सभी को अच्छे समझ आए, यही था हमारे पास क्या, यही था हमारे पास पूरा का पूरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप इसको भी अच्छे से लिख लेना, इसके डायग्राम बना लेना, इन दोनों के डायग्राम बना लेना। तो अब खुद ही बताओ, ये ऐसे डायग्राम बनाओगे, ऐसे लिखोगे तो क्या आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अरे डेफिनेटली मिलेंगे यार। और वैसे भी हमें 5 में से 3 4 में से हमको 3 करने थे 9 क्वेश्चन में, और हम लोग तो 4 के चारों कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब गैस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व अ गैस इन इक्विलिब्रियम व्हिच इज डिसॉल्व्ड आयंस, एग्जांपल क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद Cl- आयंस। मतलब गैस इलेक्ट्रोड भाई, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, इसका मतलब हम लोग Cl- भी यहाँ पे कर सकते थे, और इस तरह जैसे ये लिखा हुआ है मेरे पास ये वाला कंपाउंड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Cl- लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो रहा होगा, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये क्या है मेरे पास एक्वस है, और ये क्या है, हम इसका अगर प्रेशर ले ले तो 1 एटीएम ले लेते, किसी भी गैस का एटीएम प्रेशर ही तो होगा, बस बात खत्म। तो वही चीज है, आप सिर्फ इतनी सी लाइन लिख दोगे तब भी आपको क्या मिलेंगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब एक और पॉइंट आप यहाँ पे जोड़ सकते हो, वो है रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऊपर दोनों दिखाने पड़ेंगे, जैसे मैंने आप लोग को ऊपर दिखाया था, और ऊपर वाले में आप लोग सिर्फ किसी एक का मतलब हाफ सेल आप दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको इसका पूरा लिख के बताया था, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, चलो अब इसके एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन में क्या होगा मेरे पास, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कोरोजन स्टडीज, ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको भी आप एज अ रेफरेंस के तौर पे लिख सकते हो। इस दैट क्लियर, तो हम लोग ने इसके पूरे 9C के पार्ट को देखा है, अब आप लोग भी इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसको अच्छे से समझ लेना और इसको अच्छे से लिख लेना।
तो अब बात करते हैं हम लोग नाइन्थ के डी पार्ट की। नाइन्थ का डी पार्ट हमारा था हीट कैपेसिटी। अच्छा, हीट कैपेसिटी पूछा है उसने, ध्यान रखना हमसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने नहीं पूछा है, उसने हमसे मोलर हीट कैपेसिटी नहीं पूछा है, लेकिन हीट कैपेसिटी हमारे पास बहुत जरा सा होता है, तो हम लोग इसका भी टर्म यूज करेंगे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई हमें नोट्स लिखने ना, एग्जामिनर को तो नोट्स चाहिए अच्छे से। अच्छा, नॉर्मल बात करते हैं हीट क्या होती है। हीट क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाली चीज, सिंपल। अब आप कोई भी ग्लास का ठंडा पानी बाहर निकाल के रख दो किसी मेज पे, उस ग्लास को हटाओ, उस मेज को छुओ, देखो ठंडा ठंडा महसूस होगा, हीट ट्रांसफर हो गई। जैसे मान लेते हैं आपने कोई कप रखा चाय का, खाली कप थोड़ी ना होगा, तो अब उसको हटा दो, उस जगह को छुओ, फिर हीट ट्रांसफर हो गई। तो जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी, सराउंडिंग से सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी हीट होती है, ठीक है। हीट की यूनिट हमारी क्या होती है? जूल होती है। भाई हीट की यूनिट हमारी क्या होगी? जूल होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मान लेते हैं तुमको हीट मतलब तुमको किसी भी मदद की जरूरत है, ठीक है, तुमको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मैं तुमको कैसे दूंगा? या तो मैं तुमको क्या करूं, कुछ खिला दूं तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाए, या तो मैं तुम्हारी एनर्जी को सेव रखूं और तुम्हारे लिए मैं कोई काम कर दूं तो तुम्हारी एनर्जी सेव रहेगी। इसी में तो तुमको एनर्जी मिलेगी, कुछ और मिलेगी? भाई मेरी जगह कोई और वीडियो बना दे तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। या तो मेरी एनर्जी अभी जो जा रही है, नहीं यार नहीं जा रही है, ठीक है मेरी एनर्जी जो अभी जो जा रही है उसकी जगह मुझे बाद में कोई कुछ खिला दे, यम्मी सा, तो मेरी एनर्जी फिर वापस आ जाएगी, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर जाएगी, फिर खाऊंगा, फिर आएगी, फिर जाएगी। तो मतलब मुझे क्या मिल रही है? एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में मिल रही है, तो वो किस फॉर्म में मिल रही है? अनेक फॉर्म में मिल रही है। और यहाँ पे इनके फॉर्म में जो एनर्जी होगी वो सिस्टम सराउंडिंग बीच में वो हीट के फॉर्म में होगी। अच्छा, अब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, मान लेते हैं मेरा फोन है, ठीक है, मेरे फोन ने हीट यानी चार्जिंग एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया, तो वो चार्ज हो गया ना, पॉजिटिव हो गया। अब फिर वही मेरा सिस्टम, उसमें सारी हीट निकल रही है, मैं वर्क कर रहा हूं बराबर, बैटरी जा रही है, जा रही जा रही, तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो हमारे पास हो जाएगा निगेटिव। अब तो अच्छे समझ आए, ठीक है। यूनिट हमारी क्या होती? जूल होती। इतनी लाइन लिखना जरूर। चलो अब बात करते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से। ये वाला सी नहीं है, ये वाला सी है, ठीक है, स्मॉल सी से। अच्छा, हीट कैपेसिटी ऐसे समझना, डेफिनेशन बाद में देखना, मतलब डेफिनेशन बाद में देखना, अभी सिर्फ फॉर्मूला देखना, ठीक है। इसमें क्या होगा? सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो है हीट कैपेसिटी। मतलब इसको ऐसे समझ लो, तुम्हारे पास एक बीकर है, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट तुम दे रहे हो वो है हमारी हीट कैपेसिटी। अब तो समझ गए? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट, इक्वल इसलिए क्योंकि वो इसके इक्वल है, बस। इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब वही बीकर हमारा, ठीक है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी हो जाएगा। अब T2 माइनस T1 है, मतलब पहले हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर 0 रहा होगा, फिर मान लेते हैं हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो टेम्परेचर डिफरेंस आया, तो वो हमारा डेल्टा टी हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे ध्यान देते हैं यहाँ पे। अब हीट कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है? मास पे डिपेंड करती है। अरे जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा तो तुम हीट दोगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। एंड डिपेंड्स अपॉन द मास टेकन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे ध्यान देना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 मास ऑफ ग्राम, मतलब सॉरी 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारी होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझे भाई? 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ 1 मास ग्राम की रिक्वायरमेंट है, और उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारी क्या होगी? हीट कैपेसिटी। यहीं से डेफिनेशन देखते हैं, कहां गई? यहाँ पे, it is equal to the amount of heat required to raise the temperature of the substance 1 gram of the system through 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। अच्छा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। देखो ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। अब यही पे अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की, क्योंकि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन भी तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, हमारी कंसंट्रेशन भी तो मोल पे डिपेंड करती है, मोलैरिटी पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो ऐसे ही तो होता है। तो अब यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी Cm, ये भी इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये इसका क्या है? इट इज, यहाँ पे क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल सब्सटेंस पे
जो जितनी हीट रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं इस मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर से ही वर्ड समझ आ रहा है, मोलैरिटी, मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स। अब तो अच्छे समझ आया। तो ये थी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक बात कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि ये 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट की बात कर रहा था, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ फॉर्मुलेस रख दिए, कुछ टर्म्स रख दिए, कुछ यूनिट्स रख दी, मैंने इसमें बहुत ज्यादा हाईली मतलब नहीं उठाया। अच्छा यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट जूल है, अरे यहाँ पे, यहाँ पे इसकी यूनिट जूल है, नीचे ग्राम है और नीचे क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ऊपर जूल है, नीचे नंबर ऑफ मोल्स हैं और फिर उसके बाद क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो आप लोग ऐसे यूनिट भी ले सकते हो। तो इसीलिए आप भी जैसे मान लेते हैं किसी का भी लेक्चर या कहीं भी यूट्यूब पे कुछ भी देखो, कहीं से भी पढ़ो, तो उसके न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके फॉर्म में और बहुत सारी बातें होंगी। मैं मानता हूं जब मैं अलग से एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाऊंगा पूरा एक डिटेल में थर्मोडायनेमिक को लेके, तब उसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे टॉपिक्स पूरा डिटेल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर उन सबके फॉर्मूले डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी वगैरह वगैरह सारे फॉर्मूले, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेके, एंथैल्पी को लेके, तब बातें होंगी। अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग छोटा सा शॉर्ट नोट लिख रहे हैं कि आप लोग भी जल्दी से एग्जाम में ये शॉर्ट नोट लिख के अपने पेपर को जल्दी फिनिश करो, क्योंकि हमें इतना भी पता होना चाहिए कि 5 मार्क्स के हिसाब से हमें कितना आंसर लिखना चाहिए। क्योंकि मान लो हम 5 मार्क्स के हिसाब से हमने 15 पेज का आंसर लिख दिया, वो देगा हमको 5 मार्क्स के हिसाब से, हमारा टाइम भी ज्यादा जा रहा है और पिछले क्वेश्चन भी छूट रहे हैं, तो इसलिए भी हमें फालतू मेहनत भी नहीं करनी है। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों का काम इतना है, इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लगाना और बहुत अच्छे मार्क्स लाना, और अच्छे मार्क्स आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।